एक बार लोहा रोड नाम की एक जगह होती है। उस जगह पर शैतान का साया होता है। एक बार एक आदमी वहाँ से अपने स्कूटर पे जा रहा होता है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कहाँ जा रहा है? आजा, आजा मेरे पास। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं, छोड़ दो। वो शैतान उस आदमी को पकड़कर मार देता है। उसी जगह के पास विशाल नाम का लड़का रहता था। काफी दिनों से वो नौकरी की तलाश कर रहा था। क्या मोंटू, मेरी जिंदगी तो झंड हुई जा रही है। इतना पढ़ लिख करके भी एक ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही। अरे विशाल, उदास क्यों होता है? मिल जाएगी तुझे नौकरी। वैसे भी तू तो मुझसे कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है। जब मेरे जैसे नालायक को नौकरी मिल गई तो तुझे भी मिल जाएगी एक दिन। वैसे तू चाहे तो मेरी कंपनी में नौकरी कर सकता है। एक तो यार, तू मेरी अपने से तुलना मत कर। अरे तू गोबर गणेश और मैं ग्रेजुएट। मेरे लेवल का नहीं है भाई तू। और तेरी नौकरी क्या है? पिज्जा डिलीवरी बॉय की। भाई, तेरी इन्हीं बकवास बातों की वजह से तुझे नौकरी नहीं मिलती। तूने ग्रेजुएट होके क्या उखाड़ लिया? अरे यार, तू बुरा मत मान, मैं ये नहीं कहना चाहता था। लेकिन यार तू खुद समझ, पिज्जा डिलीवरी बॉय, वो भी मैं। देख भाई, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो मिले वो कर लेना चाहिए। कुछ ना करने से तो अच्छा है। चल, मैं चला। तू शेख चिल्ली के हसीन सपने देख। विशाल घर जाके अपनी सारी बात अपनी माँ पूजा को बताता है। तो बेटा कर लेना नौकरी, अगर मोंटू बता रहा है तो। वैसे भी तू अपनी घर की हालत तो जानता ही है। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ये नौकरी कर लेता हूँ। उसके अगले दिन विशाल मोंटू को इंटरव्यू के लिए अपनी कंपनी में ले जाता है। तो विशाल, कितना पढ़े लिखे हो आप? जी, आपको मुझसे पिज्जा डिलीवरी करवाना है या अकाउंट चेक करवाना है? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वैसे आप कितनी सैलरी लोगे? जी, 1,00,000 रुपए प्लस में एक गाड़ी। विशाल, ये क्या मजाक है? तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? जी, मैं तो नौकरी के लिए ही आया था। आपने ही मजाक शुरू कर दिया सर। आपको तो पता है डिलीवरी बॉय की कितनी सैलरी है, फिर भी आप मैनेजर पोस्ट के प्रश्न पूछ रहे हैं। रख लीजिए सर, अभी नया है ना, सीख जाएगा थोड़े दिन में। ठीक है मोंटू, तुम कहते हो तो मैं रख लेता हूँ। थोड़ा समझाओ इसे, कैसे बात की जाती है। विशाल, ये लोहा रोड की एक डिलीवरी है, अर्जेंट प्लीज कर दो। अरे सर, इतनी रात को वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। सुना है रात को भूत प्रेत होते हैं उस एरिया में। क्या मोंटू, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अरे सर, आप एड्रेस दो, मैं जाता हूँ अभी। उसके बाद विशाल चला जाता है। अरे क्या खूबसूरत जगह है, कितनी शांति है यहाँ। ये मोंटू तो फालतू में ही डरता है। अरे वाह, क्या खूबसूरत लड़की है यार। ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मजा आ जाए। जी, मेरा नाम मोना है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे दोगे आगे तक? जी जी जरूर। आप जैसी खूबसूरत लड़की को नहीं छोड़ूंगा तो किसको छोड़ूंगा? अरे लेकिन आप तो पिज्जा डिलीवरी करने जा रहे हैं, आपको दिक्कत होगी। आधे घंटे में देना होता है ना आप लोगों को डिलीवरी। अरे नहीं मोना जी, आपको पहले लिफ्ट दूंगा। वैसे भी जिस पेटू को खाना होगा ठंडा खा लेगा। इसके बाद विशाल मोना को स्कूटर पर बिठा लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर उसका स्कूटर झटके मारकर रुक जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये स्कूटर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? लेकिन जैसे ही विशाल स्कूटर से उतरता है, उसके होश उड़ जाते हैं। मोना के पांव उल्टे होते हैं और शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। क्या हुआ विशाल, दिल वाले विशाल? डर गए मेरे पैरों को देखकर? अब मेरा ये रूप देखो। भागो रे, ये तो भाई जान पे बनाई और लड़की पे टशन मार। भाग बेटा विशाल, भाग। अरे ये क्या कर रहा है दुष्ट? बाहर निकल मेरे शरीर।
पिज्जा मास्टर, आज तो मैं तेरे शरीर में ही रहूंगा और तेरे शरीर की मदद से शिकार करूंगा। इसके बाद विशाल वापस अपने ऑफिस आता है, लेकिन वो बदल जाता है। वो किसी से बात नहीं करता और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। क्यों? ओ चले विशाल, लगता है मजा आ गया लोहा रोड की डिलीवरी में, क्यों? बहुत बोलता था इंटरव्यू में। हैवान अपने असली रूप में आ जाता है। मैनेजर, बोल तो तू सही रहा है, मजा तो बहुत आया था पिज्जा की डिलीवरी में। ले, थोड़ा सा मजा तू भी चख ले। ऐसा कहकर विशाल एक पिज्जा का टुकड़ा, जो कि खून से सना होता है, मैनेजर के मुंह में डाल देता है और मैनेजर मर जाता है। अगले दिन रात को विशाल और मोंटू फिर मिलते हैं, लेकिन विशाल मोंटू से बात नहीं करता और अपना स्कूटर निकालता है और डिलीवरी के लिए चला जाता है। विशाल डिलीवरी वाली जगह पहुंचता है और घर के दरवाजे को पीटने लगता है। एक बच्चा बाहर निकलता है। क्या अंकल, इतनी देर कर दी पिज्जा लाने में? पता है मैं कितनी देर से भूखा हूँ? विशाल को गुस्सा आ जाता है। क्या तेरे पिताजी का नौकर हूँ? जो रास्ते में टाइम लगेगा वो तो लगेगा ना। तब तक उस बच्चे के माँ और बाप भी बाहर आ जाते हैं। तुझे बच्चे से बात करने की तमीज नहीं है, है? ऐसा कहकर वो विशाल को एक थप्पड़ मार देता है। विशाल के अंदर छुपे हैवान को गुस्सा आ जाता है और शैतान अपने असली रूप में आ जाता है और वो उन तीरों को मार देता है। मजा आ गया, इनको बहुत पिज्जा पेलने थे। मार दूंगा, सबको मार दूंगा। इस फैमिली के मरने की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। मोंटू को विशाल पर शक होता है और वो विशाल के पास जाता है। अरे विशाल, इस घर में तो तुम गए थे डिलीवरी लेके, तुम्हें कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ? मुझे क्या पता इन लोगों को किसने मारा? मैं क्या कोई पुलिस वाला हूँ क्या? ज्यादा खुफिया बनने की कोशिश मत करो यार, तुझसे तो बात करना बेकार है, जब देखो काटने को दौड़ता है। इसके बाद मोंटू वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे विशाल पर शक हो जाता है और वो सोचता है कि विशाल का पीछा करना पड़ेगा और सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। अगली रात मोंटू विशाल का पीछा करने लगता है। विशाल पिज्जा की डिलीवरी देने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। एक लड़की बाहर निकलती है। मैडम, आपका पिज्जा आया है। तो इसमें इतना दांत दिखाने की क्या जरूरत है? पहली बार लड़की देखी है क्या? लड़की देखी नहीं कि लगे बत्ती सी दिखाने। इडियट्स, चलो पिज्जा दो और फुटो यहाँ से। हाँ। ये सुनते ही विशाल को बहुत गुस्सा आता है। उसके अंदर का शैतान फिर से जाग जाता है और वो लड़की पर हमला कर देता है और लड़की को धक्का दे देता है। बहुत बोलती है तू लड़की, मूड खराब कर दिया तूने, तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बोलती है। अरे अरे विशाल, तू 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 ये क्या कर रहा है? इस लड़की को क्यों मार रहा है? तू फिर आ गया, समझाया था ना मेरे रास्ते में मत आ, लेकिन तेरी खुजली मिटती नहीं, लगता है तेरे को भी मरना पड़ेगा। जैसे ही विशाल मोंटू को मारने जाता है, मोंटू के गले में पड़ा माता का लॉकेट बाहर आ जाता है, जिसे देखकर शैतान घबरा जाता है। हटा हटा सामने से ऐसे, नहीं तो मेरे को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। हटा हटा इसको। लगता है विशाल के अंदर जो शैतान है वो इस माता के लॉकेट से डर रहा है। यही मौका है इससे विशाल को आजाद कराने का। ऐसा कहकर मोंटू शैतान के ऊपर लॉकेट डाल देता है। अरे मर गया रे। और शैतान विशाल के शरीर को छोड़कर चला जाता है। एक बार की बात है,
एक गांव में विक्रम नाम का एक हट्टा कट्टा पहलवान रहता था। विक्रम गांव में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी था। वो सभी गांव वालों का बहुत प्रिय था। विक्रम गांव वालों की बहुत मदद करता था और गांव वाले भी विक्रम का बहुत सम्मान और उसकी प्रशंसा करते थे। गांव के बच्चे भी विक्रम को बहुत प्यार करते थे। विक्रम अपने अखाड़े में कई बच्चों को मुफ्त में पहलवानी सिखाता था। विक्रम का सपना था कि वो एक वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भागीदार बने, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर कसरत करता था। वो घंटों घंटों कसरत करता रहता था, मानो वो पागल हो गया हो। एक दिन जब विक्रम अपने अखाड़े में कसरत कर रहा था तो एक साधु संत उसके द्वार पर आते हैं। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटे, कुछ खाने को दे दे, तेरा भला होगा। अरे बेटे, कुछ खाने को ला दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ। साधु बहुत देर तक विक्रम को पुकारता रहा, लेकिन विक्रम ने अपनी कसरत नहीं छोड़ी। सुन लड़के, तूने मेरी पुकार न सुनकर मेरा अपमान किया है। तुझे अपने शरीर से बहुत लगाव है। तेरे लिए शारीरिक बल ही सब कुछ है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरा ये शरीर जिससे तू इतना संवारता है वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। तुझे जीवन में कोई तरक्की नहीं मिलेगी। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। विक्रम जब साधु के मुंह से निकले उस श्राप को सुनता है तो वो डर जाता है। हे साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी कसरत के कारण आपकी पुकार सुनाई नहीं दी। मुझे माफ कर दो। अपना श्राप वापस ले लो आप। विक्रम जब तक अपनी माफी मांग पाता तब तक वो साधु बहुत दूर जा चुके थे। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत दिनों तक वो उदास रहा। उसने कई दिनों तक कसरत करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो अपना शारीरिक बल खोता जाता है। वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। कुछ ही दिनों में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। विक्रम बहुत ही उदास मन से उस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जाता है। अब आपका स्वागत है गांव के सबसे बड़े वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। यहाँ अलग अलग शहर से लोग भागीदार बनकर आए हैं। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। अब देखते हैं इसमें कितना है दम। मैं क्या करूं? अगर मैं ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाया तो क्या होगा मेरा? मैंने अच्छे से कसरत भी नहीं करी। और अब हम स्वागत करते हैं विक्रम का। विक्रम जैसे ही वेट लिफ्ट करने जाता है वो असफल हो जाता है। विक्रम अपना पूरा दम लगाकर भी उस वेट को उठा नहीं पाता, जिसकी वजह से वो प्रतियोगिता हार जाता है। निराश होकर विक्रम घर वापस आ जाता है। आज मेरा बहुत बुरा दिन था। मैं प्रतियोगिता नहीं जीत पाया, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। कहीं ये साधु का श्राप तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कसरत अच्छे से नहीं की, इसीलिए मैं हार गया। मैं दोबारा मेहनत करूंगा और अगले साल फिर प्रतियोगिता में जाऊंगा। विक्रम ठान लेता है कि वो अगली बार जरूर जीतेगा, इसीलिए वो पूरे साल पौष्टिक खाने के साथ दिन रात कड़ी कसरत करता है। अगले साल जब विक्रम वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जाता है, जैसे ही विक्रम प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन करने जाता है, वैसे ही वो अपने आप को कमजोर पाता है। उसके हाथ में दम नहीं होता, जिसकी वजह से वो वजन उठा ही नहीं पाता। विक्रम की सारी ताकत फीकी पड़ रही थी। वो पूरा दम लगाकर भी वजन नहीं उठा पा रहा था, जिसकी वजह से वो प्रतियोगिता हार जाता है। वो फिर निराश होकर वापस घर चला जाता है। विक्रम ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और कसरत छोड़ देता है। विक्रम उदासी में खाना छोड़ देता है। धीरे धीरे वो बहुत कमजोर और पतला होता जाता है। अंत में वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। धीरे धीरे उसका सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है और फिर उसकी उसी बिस्तर पर मौत हो जाती है। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चलता है तो वो उसका शव जलाने ले जाते हैं। शव जलने के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसे साधु बाबा का श्राप लगा था। वो एक खूंखार बलवान भूत बन जाता है। विक्रम की अशांत आत्मा उसी बंजर अखाड़े में भटकती रहती है। विक्रम का भूत बहुत ही गुस्से वाला और भयानक होता है। एक दिन रात को कोई गांव वाला उस बंजर अखाड़े की तरफ से गुजर रहा होता है, तभी उसे अखाड़े की तरफ से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। ये कैसी आवाज आ रही है? हवा भी नहीं चल रही। जरा जाके देखता हूँ। गांव वाला अखाड़े के भीतर आकर खड़ा हो जाता है। आवाज तो यहीं से आ रही। फिर अचानक से अखाड़े की रेत
तेज तेज उड़ने लगती है। उस रेत को विक्रम का भूत ही नियंत्रण कर रहा होता है। विक्रम अपने भूतिया जादू से उस रेत की रफ्तार तेज कर देता है और रेत की रफ्तार के कारण वो गांव वाला अखाड़े के बाहर गिर जाता है। सुनो, अब तुम दोबारा इस अखाड़े की तरफ से गुजरना मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इस गांव को भी तबाह कर दूंगा। गांव वाला उस भूत से डरकर दुम दबाकर भाग जाता है और सारे गांव में ये ऐलान कर देता है कि कोई बहुत ताकत वाला भूत इस गांव के अखाड़े में घुस गया है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और उस अखाड़े की जमीन को बेचने का फैसला ले लेते हैं। 1 साल बाद आरव नाम का एक शहर का लड़का उस अखाड़े की जमीन को खरीदने की सोचता है। वो उन गांव वालों से बात करने जाता है। नमस्ते अंकल, मैं इस अखाड़े की जमीन को खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी आपका काम पूरा करवा देते हैं। शुक्रिया अंकल। बेटा, तुम इस अखाड़े की जमीन का क्या करोगे? घर बनवाओगे? नहीं नहीं, मेरे दादा इस गांव के बहुत बड़े पहलवान थे। उन्होंने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के कई सारे मेडल हासिल किए। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ एक जिम खोलूंगा और कसरत करूंगा। क्या कसरत? वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता? पहलवानी? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। क्यों अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा, इस जमीन को जरा संभाल कर इस्तेमाल करना। इस जमीन पर एक पहलवान का साया है। अंकल जी, मुझे माफ करना, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। इतना कहकर आरव वहां से निकल जाता है। आरव कुछ ही दिनों में उस अखाड़े की जमीन को जिम में परिवर्तित कर देता है। आरव भी विक्रम की तरह कसरत का शौकीन था। वो पूरा पूरा दिन जिम में कसरत करता था। विक्रम के भूत को ये देखकर अपनी कसरत के दिन याद आ जाते हैं। एक दिन रात को आरव जब जिम में ही कसरत करके सो जाता है, तभी उसके जिम के औजार इधर उधर गिरने लगते हैं। उस आहट से आरव उठ जाता है। अरे, ये आवाज कैसी थी और ये सामान इधर उधर कैसे बिखरा पड़ा है? मैंने तो इसे सही से रखा था। तभी विक्रम का भूत अपने भयानक रूप में आरव के सामने प्रकट होता है। सुनो बच्चे, अपना सामान लेकर अपने शहर वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं आपसे नहीं डरता, मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी कसरत करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये जगह मेरी है। मैं यहाँ कसरत करता था, तुम यहाँ नहीं रह सकते। आप और कसरत? मैं नहीं मानता और मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहाँ रहकर कसरत करनी है और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतना है। क्या तुम भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? हाँ, और मैं उसमें जीतना भी चाहता हूँ। मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। एक समय पर जब मैं जिंदा था, तब मैं भी तुम्हारी तरह ऐसा ही जुनूनी था। क्या क्या आप भी एक बॉडी बिल्डर थे, मेरे जैसे? हाँ बेटा, मैं भी बॉडी बिल्डर था। तो क्या आप एक बॉडी बिल्डर भूत हो? आप मुझे उस प्रतियोगिता जीतने में मदद कर सकते हैं? विक्रम का भूत आरव को बॉडी बिल्डर और उसको कसरत सिखाया करता था और उसे प्रतियोगिता के लिए उत्तम बनाना चाहता था। आरव और विक्रम का भूत दिन रात प्रतियोगिता के लिए कसरत करते रहते थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब आरव का वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का दिन था। आरव प्रतियोगिता में जाता है, लेकिन वो बहुत ही डरा हुआ होता है। आरव स्टेज पर अपना प्रदर्शन करने जाता है। जैसे ही वो वजन उठाने जाता है तो वो उठा नहीं पाता। भूत दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। भूत आरव को जिताने के लिए उसके शरीर में प्रवेश करता है। आरव को भूत के अपने शरीर में प्रवेश के बाद एक उत्तम शक्ति का एहसास होता है। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब आरव के शरीर से भूत निकल जाता है, तब वो उसका बहुत शुक्रिया करता है। बॉडी बिल्डर भूत की याद में आरव अपने जिम का नाम बॉडी बिल्डर जिम रखता है और वो विक्रम की तरह ही कई सारे बच्चों को मुफ्त में कसरत सिखाता था।